हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखो ये इस लेक्चर का तीसरा पार्ट है। ओके, मतलब ये कि ये हम इस लेक्चर में अब प्रोटीन को कवर करने वाले हैं, समझ गए? तो जरा ध्यान से इस चैप्टर के बारे में आप समझिए। मैं आपको प्रोटीन की तरफ लेके जा रहा हूं। इसका मतलब मैं लास्ट टाइम आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, पहले मेरे को ये समझा दो, जल्दी बोलो। लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को समझा रहा था अमीनो एसिड्स, और अब अमीनो एसिड्स के बाद मुझे अब आप लोगों को यहां लेके आना है। ध्यान से देखिए, अमीनो एसिड्स हम लोग पढ़ चुके। देखो ये चीज आ गई थी, बायोकेमिस्ट्री डन। मैं ज़्वीटर आयन आप लोगों को पढ़ा चुका था। अब हम लोग आएंगे कहां पर? अमीनो एसिड से। सॉरी, अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड से आगे की तरफ चलेंगे, है ना। लेक्चर शुरू हो चुका है हमारा। बहुत ध्यान से चीजों को समझते रहिए। छोटा ही लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे इसे, है ना, लेकिन अच्छा चैप्टर है। ध्यान से और तरीके से समझिए। चलिए, तो पहली चीज ये देखिए कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। ये बात तुम में से सबको पता है। मतलब प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये हुआ कि वो पेप्टाइड बॉन्ड उसके बीच में लगे हुए होंगे, हर अमीनो एसिड्स के बीच में, और वो 1 2 3 4 5 10 एंड एन नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड शुड बी देयर। हो सकते हैं, कोई दिक्कत की कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कितने भी पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप प्रोटीन कितनी बड़ी चूज कर रहे हैं। तो अब ध्यान से ये देखते हैं कि दे आर द लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन द फिगर 9.3। आप उसमें जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड और तीसरा अमीनो एसिड, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो फिर ये सारे के सारे अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के आपको क्या बना करके देंगे? एक प्रॉपर प्रोटीन बना करके देंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, तो आदत के मुताबिक उठाते हैं फिर से नया पेपर, लेकिन उससे पहले जरा हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर लें। सुनो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल कहानी है ये, बहुत एब्रा का डेबरा नहीं है इसमें घुसा हुआ। बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो क्या क्या मैंने आपको ये पिछली बार में नहीं पढ़ाया कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। इसका मतलब अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। बेटा ये कमेंट बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। बच्चे सुन ले, अब आराम से सुन ले, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन ले। कमेंट बंद कर दे, इससे पहले कि मैं फिर चैट डिसेबल करूं, फिर कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। इसे जल्दी बंद करो फिर। हाँ, कमेंट मत करना अभी, सुनो ध्यान से। तो अब आ जाओ। एज देयर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि अमीनो एसिड टोटल नंबर में कितने हैं? 20 हैं। 20 में से 10 मैंने आपको एसेंशियल पढ़ाए, 10 मैंने आपको नॉन एसेंशियल पढ़ाए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ अमीनो एसिड के बारे में एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिखा है, तो वो आपको याद होने चाहिए। अब बताओ मुझे, एलानाइन के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था? याद आ रहा है आपको? एलानाइन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, क्या समझाया था? आंसर करो, जल्दी आंसर करो, क्या समझाया था पिछली क्लास में? सिस्टीन। सिस्टीन मैंने आपको समझाया था कि ये आपका एक सल्फर अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा सकती है। देखो सल्फर अमीनो एसिड तो मिथ्योनिन भी है, लेकिन उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड लगाने का मतलब नहीं बनता। आगे बढ़िए, वो क्यों नहीं बनता वो आपको इंसुलिन में समझाएंगे। आगे देखिए, प्रोलीन। मैं आपको प्रोलीन के बारे में शायद बता चुका हूं कि प्रोलीन जो है वो जनरली एक इम्यूनो एसिड है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो एक अमीनो एसिड है, तो उसे आप इम्यूनो बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इम्यूनो? ये भी आपके सिलेबस के एकदम बियॉन्ड है, नहीं जाओ तो बेटर है। आगे देखिए, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है और आईएए बनाता है, दूध के अंदर मिलता है, और उसी की वजह से दूध के अंदर अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और मेलेटोनिन का ये प्रीकर्सर है। आगे देखिए, लाइसिन के बारे में समझिए, मैंने आपको क्या समझाया था, है ना। आगे देखिए, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर का मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड सारे सेम नहीं होंगे। इसका मतलब अगर एक ग्लाइसिन है तो दूसरा जरूरी नहीं है ग्लाइसिन हो सकता है, हो भी, मैं ये नहीं कह रहा। तो 3 अमीनो एसिड एक साथ भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 अमीनो एसिड की एक चेन है तो 1000 के 1000 क्या लगे पड़े हैं? ग्लाइसिन लगे पड़े। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ग्लाइसिन होगा तो हो सकता है अगला मिथ्योनिन हो, फिर उसके बाद ट्रिप्टोफैन हो, फिर कौन सा हो? प्रोलीन हो, उसके बाद में ग्लूटामिक एसिड हो, एस्पार्टिक एसिड हो, एस्पाराजीन हो, कोई सा भी हो सकता है, सिस्टीन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेटेरो होगा। आपको ये बात मोटे तौर पर समझनी चाहिए कि हेटेरो और होमो में क्या डिफरेंस है। अरे हेटेरो मतलब डिफरेंट होंगे और होमो मतलब सेम होंगे। आगे बढ़िए, एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ लाइंस। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं अगर कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमर, तो आप क्या बताने वाले मुझे? व्हाट यू आर सपोज्ड टू टेल? आप सिंपल यही तो कहेंगे कि सर मोनोमर का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, सारे ग्लूकोज लगा डालो आप।
और वो जो ग्लूकोज की सब यूनिट लगी और एक बड़ा जो चेन आपने बना के दी, हम उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहेंगे, मोनोमर यूनिट कहेंगे, वो होमोपॉलीमर कहेंगे, हेट्रो नहीं कहेंगे। हेट्रो कब बोलेंगे, जब डिफरेंट होगा। आगे बढ़िए, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड्स कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। आगे जब आप न्यूट्रिशन देखेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, मैं आपको ये बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि अगर मैं एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, तो एसेंशियल अमीनो एसिड शुड बी प्रेजेंट इन योर डाइट। तो एसेंशियल अमीनो एसिड डाइट में होने चाहिए, इसीलिए हम लोग बदल बदल के खाना खाते हैं ताकि आपको अलग अलग तरह के क्या मिलते रहे, अमीनो एसिड मिलते रहे। लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो आपकी बॉडी बना ही लेती है, तो जरूरी नहीं है कि वो डाइट में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डाइट में नहीं होंगे, वो होंगे डाइट में। मैं ये नहीं कह रहा वो डाइट में हो सकते हैं और होते हैं, समझ गए, लेकिन बॉडी भी उनको क्या कर लेती है, बना लेती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही आपको समझना है। अब मैं आपको कुछ प्रोटीन्स के बारे में समझाता हूं, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, जो काम की चीज है वही मैं आपको समझा रहा हूं, एब्रा का डेबरा इकट्ठा मत करो, सर फट जाएगा तुम लोगों का। तो जो चीज नीट में आ रही है उस पर ध्यान करो, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। नंबर 1, कोलेजन के बारे में ये पूछा है एनसीईआरटी ने कि बताइए कोलेजन के बारे में आप क्या कहेंगे। तो क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये चीज नहीं पढ़ी? क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि सर कोलेजन जो है वो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है? मैंने आपको समझा रखा है, ये देखिए, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस मतलब सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, पांचवी सेल है, तो फिर इन सभी सेल्स के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ये देखिए, इनको चिपकाए रखने के लिए ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा उसको क्या होना चाहिए? आंसर इज सर उसको तो क्या होना चाहिए, वही जो अभी आप बोले, दिस इज सिंपली योर कोलेजन। अब बताओ मुझे कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रोटीन है। अच्छा, कोलेजन के बारे में मैं एक स्टेरिक मार्क लगा के आपसे पूछूंगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपको, क्या बताएंगे आप? कोलेजन जो है वो एनिमल वर्ल्ड में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। अगर रुबिस्को की मैं बात करूं तो रुबिस्को प्लांट वर्ल्ड में कहो या फिर होल बायोस्फीयर में आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है रुबिस्को। आप समझ गए? दल बदलू एंजाइम जो होता है रुबिस्को राइब्यूलोज कार्बो RUBP है ना, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है ना। अब आगे देखिए, एक आ गया ट्रिप्सिन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्सिन? क्या कहेंगे ट्रिप्सिन के बारे में आप? तो ट्रिप्सिन कहां से निकलता है पहले मुझे ये बता दो। यहां लिखा है नहीं, लेकिन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन कहां से निकलता है। पहली बात तो ट्रिप्सिन कहीं से नहीं निकलता, माइंड माय वर्ड्स। अगर 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 मोटी बात मेरी समझ में आ रही है तो ध्यान से देख लो, देखो ट्रिप्सिन कहीं से भी नहीं निकलता, एक्चुअली ट्रिप्सिनोजन निकलता है, ट्रिप्सिनोजन निकलता है। हम इस ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, समझ गए ना। तो ट्रिप्सिन क्या है? ये पेनक्रियाज का अमाइन एक क्या है, एक प्रोटीन है, पेनक्रियाज से निकलता है ना, जो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में निकलता है। खैर अब आगे देखिए, ये किसको डाइजेस्ट करता है? तो बच्चे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंसुलिन को देख लीजिए, इंसुलिन एक हार्मोन है। अब प्लीज डू नॉट से कि सर हार्मोन तो आपने ऐसे भी पढ़ाए हैं जो 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 लिपिड डेरिवेटिव होते हैं। हाँ भाई, मैं गलत नहीं कह रहा, लिपिड में भी घुलनशील, मतलब लिपिड के अंदर सॉल्यूबल भी कुछ सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर अमीनो एसिड नहीं, हार्मोन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन्स आर जो है वो किस चीज से बने हुए हैं? वो प्रोटीन से बने हुए हैं। जैसे पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन हुआ, थायरॉक्सिन हो गया आप लोगों का, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। और भी है, ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, ये सब क्या है? ये प्रोटीन से बने हुए हार्मोन है, अमीनो एसिड की चेन लगी हुई है इनके अंदर। आगे देखिए, एंटीबॉडी, अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप लोग समझ पाएंगे कि सर इस तरह की चीज आपने कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई थी या आपने आप पढ़ ली होगी, जिसको हम लोग जनरली एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी जो लिखी है मैंने, ये आप 12th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ये इम्यूनोग्लोबिन है, जो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये भी क्या है? प्रोटीन है। आगे देखिए, रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करें, रिसेप्टर की बात करें तो वही पुरानी बात, वही अपना देसी स्टाइल, समझ गए तुम लोग। जब भी मैं ये चीज बनाना शुरू कर दूं तो तुरंत तुम लोग समझ जाते हो कि हाँ सर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो अंदर की तरफ आप लोगों को क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पर ये कोई हार्मोन है और ये हार्मोन अंदर जाना चाहता है, या ये हार्मोन अपना काम करना चाहता है। अंदर जाने वाली बात छोड़ो, आप अंदर जाएगा ही नहीं प्रोटीन का हार्मोन। तो सवाल ये है कि अगर ये हार्मोन अगर अपना काम करना चाहता है और एक पर्टिकुलर सेल पे चिपकना चाहता है, तो उसको चिपकने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर तो दीजिए, ऐसे नहीं चिपकेगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह के रिसेप्टर लगे हुए मिलेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये रिसेप्टर आ गया और इस रिसेप्टर के ऊपर कौन आके बैठेगा? ध्यान से, अरे यार कोई बात नहीं, तो ये जो हार्मोन है, ये इसके ऊपर आकर के चिपक जाएगा और जैसे ही आकर के चिपका तो ये अपना काम कर देगा। तो अब क्वेश्चन ये है, तो सर ये पिंक कलर में आपने क्या चीज बनाई है? बच्चे, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग रिसेप्टर कहेंगे हार्मोन का। और ध्यान से सुनिए, ये बना हुआ किस चीज का होगा? द आंसर इज अगेन वही कि सर ये प्रोटीन का बना होगा। मान लो मैं एक रिसेप्टर और लगा देता हूं, ब्लैक कलर में लगा रहा हूं, देखो ये ऐसे करके
ये ऐसे करके कोई रिसेप्टर और लगा दिया मैंने कुछ ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके गया। इस रिसेप्टर का काम ये है कि जब बाहर से ग्लूकोज होती है तो ग्लूकोज इसके थ्रू कहां चली जाती है, सेल के अंदर चली जाती है। सुनो ध्यान से, सुनो। इस बार मैंने यहां पर क्या रखा था, ये येलो कलर में क्या रखा हुआ है बताओ मुझे, ये येलो कलर में क्या है? तो आपने कहा सर ये तो आपने हार्मोन बोला था, कोई प्रोटीन का हार्मोन हो सकता है। अब ये क्या है जो ब्लू कलर में, ये मतलब कौन सा कलर है, ये जो भी है इस कलर में मैंने बनाया, बताना बच्चे यू क्या है? आपने कहा सर ये तो आपने ग्लूकोज बनाया, तो ग्लूकोज तो हार्मोन नहीं है ना। तो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर ऐसे नहीं चला जाता, ग्लूकोज को भी अंदर भेजने के लिए पाइप की तरह सिस्टम लगा हुआ, उससे गुजर के ग्लूकोज जाती है, और उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है सेल के अंदर। अब आप ध्यान से देखिए कि ट्रांसपोर्ट किसे करती है, ग्लूकोज को, तो मैंने लिखा GLU, ग्लूकोज को GLU बोल दिया। प्रोटीन का नाम कुछ नहीं है फिलहाल, तो T लिख दिया, मतलब ट्रांसपोर्टर है। कौन से नंबर की प्रोटीन है? 4 नंबर की प्रोटीन है। तो ये देखिए GLUT4 ये लिखा हुआ है, अनेबल करती है ग्लूकोज को इनटू द सेल। इसका मतलब सेल के अंदर अगर मुझे ग्लूकोज को भेजना है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसको भेजने के लिए कोई ना कोई रास्ता मेरे पास हो, और वो रास्ता जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगी, जिसको आपकी एनसीईआरटी GLUT4 कहती है। तो अब अगर आपसे ये पूछ ले वो कि इनमें से कौन सा है जो ग्लूकोज को अनेबल करती है सेल के अंदर भेजने के लिए, तो उसमें ऑप्शन में GLUT1, GLUT4 1, GLUT4 हो सकता है, GLUT2 हो सकता है, GLUT3 हो सकता है, नन ऑफ दीज अबव हो सकता है, या सब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ग्लूकोज के लिए फिलहाल आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हो? GLUT4, GLUT4। बस इतनी बात आप लोगों को यहां समझ में आ गई है। बस अब आगे चलते हैं। अब देखो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मोस्ट अबंडेंट आप लोगों को चीजें पढ़नी है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। कोलेजन, इसको रेड कलर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, एंड रुबिस्को जिसका नाम है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसे हम लोगों ने क्या बोला बच्चे? रुबिस्को बोला। इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। ये 2 क्वेश्चन आपसे मोटे तौर पे पूछे जा सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपसे मोटे तौर पे पूछे जा सकते हैं, माइंड माय वर्ड्स। और अगर ये पूछ लिए गए तो बच्चे इसमें फंसने के चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए फंसना मत। कोलेजन एनिमल वर्ल्ड की बात कर रहा है, रुबिस्को पूरे होल बायोस्फीयर की बात कर रहा है। तो आपसे हो सकता है पलट के पूछ ले, और पलट के पूछेगा तो फिर अपने आप के ऊपर धैर्य रखना और बताना उसको तरीके से क्या कहानी है। चलो पेपर चेंज करो। आज मुझे पानी नहीं मिला है तो देखो ये हाल हुआ पड़ा है मेरा। कोई बात नहीं, ये क्लास पढ़ा के पिएंगे अब। हाँ तू लेके आ जा पानी पहले, चलो जल्दी करो। फ्लिपकार्ट से मंगा ली, अभी मंगाता हूं। चलो 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 आगे बढ़ो। यस, सो दिस इज सिंपली योर नाउ। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसको समझने के लिए फिर तुम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ चलना पड़ेगा, वो मैं आपको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलते हैं आगे, देखो ध्यान से देखो यार, हम गलत तो नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर ही पूछ रहे हैं ना, प्राइमरी। हाँ 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 सही है सही है सही है सही है सही है सही है। चलो चलते हैं। अब बात ये आती है कि हम लोग यहां से चलते हैं, यहां से, और इसको पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहां से देखते हैं, चलिए यहां से देखते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें कि प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी अभी आपने ही बोला कि प्रोटीन जो है वो हेटेरोपॉलीमर है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अगला देखो, फिर कह रहा है कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड के स्ट्रिंग को रखता है। इसका मतलब उसमें लगातार बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट हो सकती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अमीनो एसिड्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर मैंने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बस मैंने इतना लिख के छोड़ दिया, तो मैं इसको लिख ही देता हूं। देखो यही लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे यहाँ। देखो तो मैंने एक चीज लिखी छोटी सी, और मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से आप क्या समझते हैं, तो व्हाट यू आर सपोज टू टेल। आपसे कहूंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से आप क्या समझते, नहीं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से आप क्या समझते हैं, तो ये तो वही ना बात हुई कि सर इसका मतलब तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट हो जाएगा। ये बात कैसे साबित करूं, देखो ऐसे, अगर आपसे मैंने ये कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो मैं प्रोटीन 2 बार बोल दिया, वो गलत है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अगर ऑर्गेनिक की बात करोगे, सॉरी इनऑर्गेनिक की बात करोगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सीधे सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाता है। बात समझ रहे हो मेरी, सीधे सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाता है। कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बात करूं NaCl की, तो आपने कहा सर ठीक है NaCl मतलब नमक हो गया, MgCl2 हो सकता है, MgCl2 हो सकता है H2SO4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंपल सिंपल मैंने क्या दे दिए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिए हैं।
तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इनऑर्गेनिक के हिसाब से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन यही चीज अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जरा मुझे ऑर्गेनिक के हिसाब से बताना, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बताओ, तो आप कहोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से पूछोगे तो चीज अब अलग हो जाएगी। अलग कैसे? क्योंकि अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये एक्चुअली 3D मॉड्यूल देती है, सॉरी इनऑर्गेनिक जो है व्हाइल प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन केमिस्ट राइट 2 डायमेंशनल। इसका मतलब वो कौन से स्ट्रक्चर देना शुरू कर देगी तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? 2D मॉडल्स। 2D मॉडल समझ गए? जैसे कि स्ट्रक्चर दे दिया उसने, ये कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर दे दिया ऐसे करके, ये देखिए जैसे बेंजीन का हो सकता है या फिर नेफ्थलीन का हो सकता है एक्सेट्रा। आपको यकीन नहीं आएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए एनसीईआरटी ने, हाँ इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए उसने कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो उसमें लिखा हुआ था कि सिंपल आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे या 2D मॉडल देंगे। इनऑर्गेनिक के हिसाब से पूछा है तो फिर क्या देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि अगर हम लोग नेफ्थलीन को बनाएं या फिर बेंजीन को बनाएं तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बिहाफ पे आप इसमें क्या चीज चूज करेंगे। तो उसमें लिखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा लिखा था 2D मॉडल, तीसरा लिखा था 3D मॉडल और अगला लिखा था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उसमें से आपको 2D चूज करना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2D के हिसाब से बता रही है। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब अगला देखिए, तो आपने कहा सर अब थोड़ी देर जरा फिजिक्स की बात कर ले। तो जब तुम फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स एक्चुअली अपने स्ट्रक्चर को कितने मॉडल पे बताती है? 3D मॉडल के बारे में बताती है। ये देखिए कि फिजिसिस्ट जो है, फिजिसिस्ट बेटा फिजिक्स के टीचर को नहीं कहते, फिजिसिस्ट फिजिक्स के टीचर को नहीं कहते, फिजिसिस्ट उसे कहते हैं जो किसी फिजिक्स के फील्ड में अपनी रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर रहा हो या कर चुका हो या जो भी, उसे हम फिजिसिस्ट बोलते हैं। तो उसने कहा कि ये कंज्यूम अप करते हैं 3 डायमेंशनल व्यू। 3 डायमेंशनल व्यू सिंपली स्टैंड्स फॉर कि मैं 3D मॉडल की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं 3D मॉडल, आप 4D पे मत जाइए, 4D कोई चीज नहीं होती। 5D जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर देखा तुम लोगों को, हाँ ये तुम्हें वही बना रहे हैं जो तुम सही बोल रहे हो, वही बना रहे हैं आप लोगों को। खैर, व्यूज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाइल, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं बायोलॉजिस्ट लोगों की बात करूं तो ये अलग ही लेवल के लेजेंड लोग हैं। बायोलॉजिस्ट लोग अगर हम लोग बात करें, बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करें तो वो प्रोटीन को कितने लेवल पे बताती है? 4 पे। बट माइंड माय वर्ड्स, मैंने 4D नहीं कहा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आई एम सो हैप्पी। मैंने ये कहा है कि ये 4 लेवल पे प्रोटीन को बताती है, 4D नहीं, 4 डायमेंशनल नहीं बोला मैंने, 4D बोला हुआ है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। डायमेंशनल नहीं बोला है मैंने, 4D बोला है। ओ सॉरी, 4 क्या है ये? 4 लेवल पे, यानी कि प्राइमरी लेवल हो सकता है, सेकेंडरी लेवल हो सकता है, टर्शरी लेवल हो सकता है, क्वाटरनरी लेवल हो सकता है, लेकिन डी नहीं बोलना है आपको। आप समझ गए? अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस पर बात करें तो अब आप ये कह सकते हो कि लाइए वो मॉडल भी उठा ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि चलिए पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, और मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर आपने बात की है तो आप क्या पढ़ाने वाले हो। ध्यान से देखिए, एक अमीनो एसिड, उसके आगे आपने यहाँ H लगाया, हो सकता है यहाँ पर भी H, यहाँ पे आप लोगों ने COOH रख दिया हो, और यहाँ पर हो सकता है आप लोगों ने NH2 रख दिया हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखिए, अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास है या नहीं है मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है ना। चलो, तो हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर? जल्दी बोलो। तो आपने कहा सर यहाँ पे 3 अमीनो एसिड हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इतने एरिया में से और फिर इतने एरिया में से अगर किसका रिमूवल कर दूं, वाटर का रिमूवल कर दूं, और यहां से मैं वाटर का रिमूवल कर दूं, H2O, तब आपको समझ में आएगी कि यहां से अगर H2 रिमूव हुआ तो फिर इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में अब एक बॉन्ड लग जाना चाहिए, और उस बॉन्ड को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको उठाया और यहां से कॉपी करके इसको नीचे लेके आए, फिर आपने ये कहा कि अब यहां से ये पूरा कंटेंट आपने हटा दिया, और मैंने आपसे ये कहा कि क्या क्या चीजें यहां से रिमूव हो चुकी हैं। तो आपने कहा सर H2O रिमूव हुआ है। तो देखो, एक H रिमूव हुआ यहां से, एक यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, और दूसरा H रिमूव हो गया। समझ आई बात आपको? H2O तभी तो निकला। तो एक H रिमूव हुआ, एक ऑक्सीजन और एक H रिमूव हो गया। यहाँ पे 2 H लिखे हुए, मैंने 2 से हटा दिया। अब यहाँ क्या बचा? तो आपने कहा सर यहाँ पर बचा CO, और यहाँ पर क्या बचा? तो आपने कहा सर यहाँ पर बचा NH। ऐसे ही इधर क्या बचा? तो आपने कहा सर CO बचा, और यहाँ बीच में क्या बचा? तो आपने कहा सर NH। आया समझे? फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब मुझे ये बताओ, ये पर्टिकुलर बॉन्ड कौन सा है? द आंसर इज सर ये बॉन्ड जो बना ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बना ये पेप्टाइड बॉन्ड है। बस आपको इतनी बात समझनी है।
अब देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, अगर आप लोग वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो 18 डाल्टन है। अरे 18 है या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि एक टोटल प्रोटीन है और उसमें 25 अमीनो एसिड लगे हुए हैं, तो पहले मुझे ये बता 25 अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, पहले ये बताओ मुझे। अब इसे ध्यान से देखो, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये 3 अमीनो एसिड जब लगे तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने लगे? द आंसर इज 2। इसका मतलब अगर 1000 अमीनो एसिड की चेन है तो उन पेप्टाइड बॉन्ड को अगर मैं काउंट करने के लिए बोलूं तो 1000 में से एक कम कर दो आप। इसका मतलब जितने अमीनो एसिड होंगे उससे ठीक एक कम क्या होंगे, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और समझिए, क्या आपको ये आइडिया है कि इधर वाला NH2 अभी भी जिंदा है और इधर वाला COOH अभी भी जिंदा है? आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है समझ में? इसका मतलब जिधर C होगा उसे हम लोग C टर्मिनल कहेंगे, उसे हम लोग C टर्मिनल कहेंगे, और जिधर NH2 बचा उसे हम लोग N टर्मिनल कहेंगे। आई थिंक ये बात भी अब आपको मोटे तौर पे समझ में आ गई है कि मैं N टर्मिनल कह रहा हूं, लेकिन क्यों कह रहा हूं, किसके बिहाफ पे कहा गया? इसलिए कहा क्योंकि उधर का जो N टर्मिनल है वो N इसलिए क्योंकि NH2 ग्रुप को किसी ने छेड़ा ही नहीं, और इधर देखिए COOH है, इधर किसी को नहीं छेड़ा, किसी ने नहीं छेड़ा। अब आप कहोगे सर कोई चौथा अमीनो एसिड रखना, हाँ मैं रख दूंगा, लेकिन जैसे ही चौथा अमीनो एसिड रखूंगा तो ये वाला COH तो कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर जो लास्ट में अमीनो एसिड होगा अरे उसमें तो बचेगा ना COOH, तो फिर उसका टर्मिनल क्या कहलाएगा? C टर्मिनल। फिर और लगाओ और लगाओ और लगाओ और लगाओ, लाखों लगा डालो आप, और फिर कहीं तो छोड़ोगे यार, कहीं तो छोड़ोगे, घुमा के वापस मत लगा देना। हाँ देखो मैं सोच रहा था, मुझे पता था पक्का, देखो उसने कह दिया सर घेरा बना देंगे, घेरा बना के ऐसे लाके वापस लगा दे, हद मचाइए, ऐसा नहीं करना है, घेरा नहीं बनाना, ऐसी प्रोटीन नहीं बनती है, तो आप सीधे उसको ले जाओ, लीनियर है, आड़ा टेढ़ा जा सकता है लेकिन लीनियर है, लंबाई में है, वो गोलाई में नहीं है। तो अब कोई ना कोई टर्मिनल इसका N होगा, कोई ना कोई इसका C होगा। इसका मतलब ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी तुम्हारे। कि एक अमीनो एसिड की चेन है पूरी और वो एक प्रोटीन कहला रही है, तो उसका एक N टर्मिनल होगा और एक C टर्मिनल होगा। N टर्मिनल इसलिए क्योंकि NH2 ग्रुप फ्री, C टर्मिनल इसलिए क्योंकि COOH ग्रुप फ्री। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनो। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर एक 1000 अमीनो एसिड की एक चेन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दिया गया, तो 1000 अमीनो एसिड में पहले मुझे ये बताओ कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने, तो आपने कहा 999। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 1000 अमीनो एसिड की चेन है तो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कितने आए 1000 वाली में? 999। तो उसने ये पूछा है कि 1000 अमीनो एसिड का, ध्यान से सुनना, 1000 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मान लो ये है, दे दिया उसने। फिर उसने कहा कि 1000 अमीनो एसिड का वेट मान लो इतना है, तो फिर इन 1000 अमीनो एसिड को जब जोड़ के मैं प्रोटीन बनाऊंगा तो फिर उस प्रोटीन का वेट कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसमें बॉन्ड कितने लगे हुए हैं, तो आप कहने कहा सर 999। तो हर बॉन्ड लगने पर एक H2O बाहर गया है, और एक H2O अगर बाहर गया है तो 18 डाल्टन रिमूव हो गया वहां से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 999 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 999 क्या निकले होंगे? आपके H2O मॉलिक्यूल निकले होंगे। पहले उनको माइनस कर देना, किसमें से? टोटल अमीनो एसिड के वेट में से। मिसाल के तौर पे कि टोटल अमीनो एसिड का वेट मान लो कितना है? 1 लाख है। टोटल अमीनो एसिड का मात्र वेट कितना है? 1 लाख है। तो बीच में अमीनो एसिड के बीच में वो बॉन्ड कितने लगे? आपने कहा था 999। हर अमीनो एसिड को जोड़ने पर जो पेप्टाइड बॉन्ड लगा तो उसमें से 18 डाल्टन का क्या निकल गया? वाटर। तो 999 बार निकला है पानी, तो पानी की अमाउंट जो निकल गया उसको कैलकुलेट करो, फिर उसको 1 लाख में से माइनस करो, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन का टोटल वेट कितना आया है। आया समझ में या नहीं आया है? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज पूछी नहीं जाती है आपसे, है ना। डीपीपी में जरूर पूछ ली जाए, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आपसे एक बार भी नहीं पूछी गई है। मैं आपको बस मेंटल एबिलिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। चलिए तो अब ध्यान से सुनो, अब सुनो, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अभी आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपने लिखा, तो क्या प्रोटीन के भी हमें स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे? हाँ बच्चे बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, बहुत आसान है स्ट्रक्चर को पढ़ना। ये देखो मैंने आपसे कहा एक अमीनो एसिड 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह के अमीनो एसिड की एक चेन बन गई। अगर ये अमीनो एसिड की चेन आपके सामने सीधी सीधी बन के आ जाती है तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। माइंड माय वर्ड्स,
इस स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे बच्चे, इसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो जनरली सेंट्रल डोग्मा में, जब आपको पढ़ाया जाएगा सेंट्रल डोग्मा, तो जो राइबोसोम से आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा कि राइबोसोम आपके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मिसाल के तौर पे देख लीजिए, ये बड़ा राइबोसोम, ये छोटा राइबोसोम, और बीच में क्या फंसा हुआ है ऐसे करके, ये क्या फंसा हुआ है बच्चे, इसके एमआरएनए, और ये एमआरएनए से यहां से क्या निकल रही है, प्रोटीन की एक चेन निकल के जा रही है। इसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो अब ये जो चेन बनी, ये सीधी सीधी बनी है, इसीलिए मैंने इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला है। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है बच्चे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला है। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, माइंड माय वर्ड्स, ये अनस्टेबल है। इसका मतलब इसका कोई नेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोई काम ही नहीं है। आई बात समझ में आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप अब कुछ और शेप देने के बाद में किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट करोगे। जैसे आपने वो बचपन में देखा होगा, बचपन में क्या, तुम भी अभी बचपन में ही हो, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा है कि हमारे घर के बाहर ऐसे करके एक बांस का डंडा होता था, बड़ा सा, कुछ इस तरीके का बांस ऐसे ही होता है बच्चे, ये देखो, और उसमें यहां पर एक छतरी फिट होती थी, यहां पर ऐसे करके छतरी फिट होती थी। वो अंकल आते थे, छतरी लगी होती थी, और उस छतरी से ठीक नीचे इस जगह पर एक्चुअली बहुत ज्यादा एक स्वीट सी चीनी की चाशनी जैसा एक स्ट्रक्चर लटका होता था, थैली में बंद होता था। तो वो अंकल क्या करते थे, वो इसको पकड़ते थे और ऐसे करके खींचते थे, तो वो चिकना सा एक ट्यूब की तरह, जैसे चिंगम खा के ऐसे करके खींचते हो आप लोग, ऐसे खींचते ना ऐसे करके, तो वो चिंगम नहीं होती थी भाई, देवे चीनी के शक्कर का बना हुआ कुछ होता था, वो उसको खींचते थे, खींच के एक पतला सा तार बनाते थे, और उस तार को फिर यहाँ से तोड़ लेते थे। तो तार खींच के तार तोड़ लिया, फिर तार तोड़ने के बाद में एक डंडी होती थी उनके पास में, वो उसके ऊपर उसको लपेटते थे, लपेट के कभी उसकी चिड़िया बना दी, कभी उसका टूथ ब्रूश बना दिया, कभी उसका हुक्का बना दिया, है ना, कुछ भी बना के देते थे और वो हमें देते थे। तो हम उसको देखते थे पहले, फिर उनको जो भी 2 रुपए 5 रुपए जो भी देने होते थे वो दिए, फिर उसको हम तोड़ के खाते थे। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा, बच्चों को कह रहा हूं मैं, उन्होंने क्या किया, जब उसने वो तोड़ा तो उसने कहा अंकल आप हमें ऐसे ही दे दो, आप हमें कोई स्ट्रक्चर मत बना के दो। अंकल ने ऐसे ही दे दिया, बोले ये ले, तो उसने उसको स्ट्रक्चर सीधा ले लिया, अब वो उसको अपने हिसाब से कुछ भी बना रहा है, उसका लपेट के कुछ भी मजे कर रहा है उसका। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अंकल ने वो चीनी की जो वो ऐसे तार तोड़ा था, तो वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर था, उसका सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी तब बनेगा जब अंकल उसको उस किसी डंडी या फिर किसी स्टिक के ऊपर लपेटना शुरू करेंगे, और वो स्ट्रक्चर जो होगा वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर होगा। अब आपको समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सबसे पहले आपकी बॉडी क्या बनाने की कोशिश करती है, प्राइमरी प्रोटीन बनाने की कोशिश करती है, तो माइंड माय वर्ड्स, प्राइमरी प्रोटीन कभी भी नेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब उसको सर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना चाहिए। द आंसर इज यस। अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके पहले इसको कॉपी कर लेता हूं मैं यहां पर, ये देखिए थोड़ा सा जरा इसको कॉपी करके मैं इसको यहां ले आऊं, तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि बच्चे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपने कहा सर प्राइमरी है, लेकिन मैं ये कहूं इसके पहले अमीनो एसिड से चौथे अमीनो एसिड से 8वें पर, 8वें से 16 के ऊपर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाए, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर इसके बीच में यहां पर कौन सी बॉन्डिंग होने लग जाए बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग लगी हुई है वो पेप्टाइड ही है, लेकिन अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा अगर कुछ अमीनो एसिड के बीच में अगर दूसरे तरह के मतलब बॉन्ड आने शुरू हो जाएं, जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और अगर वो लगने शुरू हो जाएं, तो अब ये प्रोटीन एक दूसरा स्ट्रक्चर लेना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब अब यहां पर आपको अब बात समझ में आएगी कि अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या है इसके, जल्दी आंसर करो बच्चे, ये क्या है इसके, दीज आर द अमीनो एसिड्स, और इन अमीनो एसिड्स के बीच में जो ये ब्लैक वाला बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, द आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड है। और इन अमीनो एसिड के बीच में आप कुछ इस तरह के बॉन्डिंग आनी शुरू हो गई, इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब एक नए तरह का बॉन्ड लगना शुरू हो गया, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। आई बात समझ में? अब एक चीज और समझ के देखिएगा, हो सकता है मुझे इसके लिए एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, और कोई बात नहीं, मैं वो पेपर ले लेता हूं, शायद मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाना चाहिए। ये बुक पड़ी है किसी की, मगर यार ये तो बुक है, चलो वैसे मुझे मिल गया, एक डायरी मुझे यहां मिल गई है जिसका मैं एक पेपर फाड़ रहा हूं।
यस देखो पेपर थोड़ा छोटा है, बच्चे से जैसा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि क्या समझाने की आपको कोशिश में कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये स्ट्रक्चर है, कैसे आया, ऐसे 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 और ऐसे, अब आपको समझ में आया कि आपके घर में मम्मी या कोई रिश्तेदार में आपके अगर साड़ी बांधता है तो वो इस तरह की प्लीट लेगा। देखो मेरी टी शर्ट के भी हाफ पे आपको रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखता, अब दिख रहा होगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ध्यान से देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको दिखाया है ना, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है, जिसे हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट। समझ गए? तो यहां पर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, ये अमीनो एसिड की चेन है, ये यहां इन दोनों के बीच में, देखो यहां से देखो, यहां और यहां इन दोनों के बीच में क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, ध्यान से देखो, ये क्या है, अमीनो एसिड की चेन है, यस, और ये बीच में क्या है, ये क्या है बच्चों? So these are actually amino acids, और ये अमीनो एसिड्स की कौन सी चेन है, प्राइमरी चेन है। लेकिन इसमें शेप कुछ ऐसा लेना है, इसमें शेप कुछ ऐसा लेना है कि ये इसका एक स्ट्रक्चर यहां, फिर एक यहां, मतलब कई सारी चेन अगर इस तरीके से बनना शुरू हो जाए, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, अगर इस तरह की चीजें बनना शुरू हो जाए तो फिर ये जो मैंने आप लोगों को चेन बना के दिखाई, इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बट सवाल ये है कि सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा? तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया बना करके, उसे कहेंगे हम अल्फा हेलिक्स, और ये जो सेकंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, जो साड़ी के अंदर पड़ी हुई प्लीट की तरह आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बीटा प्लीटेड शीट। और ये नेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है, आई सेड हो सकता है, होता नहीं है कई बार। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क, तो वहां पर आप लोगों को बीटा प्रोटीन, बीटा मतलब बीटा शीट ऑफ बीटा हेलिक्स की आपको मिल जाएगी, तो वो नेटिव स्ट्रक्चर होगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ज्यादातर ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको शायद बात समझ में आ रही है। तो अब मुझे बताओ, इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग लगी हुई है, ये देखो ध्यान से, ये जो बॉन्डिंग लगी हुई है, बताओ ये कौन सी बॉन्डिंग है? कौन समझाएगा मुझे? ये बॉन्डिंग कौन सी लगी हुई है? तो आंसर क्या होगा सर, ये बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको समझा दूं, यहां इसे हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट, और इस बीटा प्लीटेड शीट में, और ये कौन सा है बच्चे, अल्फा हेलिक्स, और ये दोनों ही किसके एग्जांपल हुए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल हुए। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये वाला अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स मतलब ऐसे करके गोल घूमने वाला जो जीना होता है, जिसको चढ़ के आप लोग कहीं जाते हैं, वो हो सकता है। बीटा प्लीटेड साड़ी में पड़ी हुई प्लीट की तरह हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन सा? तो ध्यान से देखना, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है इंट्रा मॉलिक्यूलर। आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शक लग रहा है पूछ लिया जाए, और इसे हम कहते हैं, इसके अंदर लगे हुए हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इधर कौन सा है बच्चे, ध्यान से देख लो, इंट्रामॉलिक्यूलर, इधर है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग भी कौन सी उठा रहे हो आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उठा रहे हो। तो दिमाग को खुला रख के समझने की कोशिश करिए। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको जरा ये डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए कि ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये सब अमीनो एसिड हैं, और इनसे जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन नहीं, इनमें जो पेप्टाइड बॉन्ड लगे, इन सब बॉन्ड्स की वजह से ये आपस में जुड़े, और ये जो सीधी सीधी चेन आपके हाथ में आई, इस पर्टिकुलर चेन को हम कहेंगे कि ये चेन कहलाएगी प्राइमरी चेन। अब ये प्राइमरी चेन दो पार्ट में कन्वर्ट हो सकती है, या तो अल्फा हेलिक्स, देखो अल्फा हेलिक्स का डायग्राम आपको ये दिखाया गया एनसीईआरटी में, और ये हो गई आप लोगों की बीटा प्लीटेड शीट, वो ये दिखा दिया गया। लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर आप ये भी बात समझो, जो मैं आपको समझा चुका, कि एक एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी होगा। मैं पीछे जाने से पहले आपसे पूछ रहा हूं, आप समझा दो मुझे भैया, एन टर्मिनल अमीनो एसिड का मतलब क्या था? आया याद? नहीं आया ना? एन टर्मिनल अमीनो एसिड मतलब अगर इधर वाला होगा तो शायद वो सी टर्मिनल हो, और इधर वाला होगा वो एन टर्मिनल होगा। रीजन भी मैं आपको समझा ही चुका था कि एन टर्मिनल पे अमीनो ग्रुप फ्री है और सी टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, एंड दीज टू ग्रुप्स एक्चुअली प्रेजेंट है पूरे, इसीलिए हम लोग इनको इनके टर्मिनल बोलते हैं। आगे बढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं
अगर मैं आपसे ये कहूं कि अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर आपने देखा वो राइट हैंडेड हेलिसेस है या फिर लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस है, तो ये भी बात ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां भी बना देगा। ये देखिए, इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड ओनली राइट हैंडेड। क्यों? अरे बेटे ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अर्थ में जब जिंदगी आई तो सबसे पहले जो प्रोटीन बन रही थी तो उसमें लेफ्ट हैंडेड भी बनने की कोशिश हुई थी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई। आप समझिए तरीका है, तो वो राइट हैंडेड बनती चली गई, तो स्टेबल ज्यादा थी। बस फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है, उतना ही रखिए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो यहाँ से कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसने ये बोला है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होंगे या तो थ्रेड की तरह ऐसे गोल गोल ऐसे जाएगा तो वो अल्फा हेलिक्स हो गया, और अगर ये इस तरह की बीटा प्लीटेड, इस तरह की शीट अगर आप लोगों को दिखाई पड़ेगी तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि अब व्हाट डू यू मीन बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो वहां जाने से पहले मैं आपको ये चीज यही के यही समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। सो दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट? द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में मुझे आपको ये समझाना है कि अब अगर तुम लोगों ने क्या किया, कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा और वो सेकेंडरी, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर मान लो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। अब बताओ ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है? आप बताओ मुझे। अल्फा हेलिक्स है। फिर इस अल्फा हेलिक्स से दूसरी इसी की चेन है और वो इस तरह का स्ट्रक्चर लेती चली गई। अब बताओ ये कौन सी चेन है? जल्दी बोलो ये कौन सी चेन है? तो आपने कहा सर इसको तो बीटा प्लीटेड ही मान लो। चलो बीटा प्लीटेड मान लिया, है ना, इसको बीटा प्लीटेड मान लिया। हालांकि वो ऐसे करके होगी, ये भी समझते हो आप लोग कि सर इस तरह की चेन होगी, कुछ इस तरह की। फिर और जो चेन है वो एक हो सकता है ऐसे निकल जाए, एक हो सकता है ऐसे आ जाए, एक ऐसे आ जाए, और एक ऐसे आ जाए, और एक ऐसे आ जाए, और एक ऐसे आ जाए। तो आप कहोगे सर ये क्या बना दिया, ये तो किसी का सिग्नेचर लग रहा है, बहुत खतरनाक। नहीं बच्चे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली इसी को हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों कहा इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर? और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हो सकता है ये किसी न किसी अमीनो एसिड की तरह काम करे, और अमीनो एसिड की तरह काम करेगा, सॉरी अमीनो एसिड नहीं, एंजाइम की तरह काम करे। तो आपको पढ़ाया जाएगा कि एंजाइम में एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक एंजाइम ऐसा करके, या मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूं कि एक तरफ मान लो CO2 है प्लस एक तरफ आपके पास में H2O है, तो CO2 का स्ट्रक्चर आपने देखा तो मान लो वो ऐसे करके है, हालांकि होता नहीं है लेकिन दिमाग से सोच लीजिए, मान लो ऐसा करके है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है मान लो H2O का, वो कैसे करके है? वो गोल करके है। अब मुझे इन दोनों को जोड़ के क्या बनाना है? कार्बोनिक एसिड बनाना है, जो अभी अभी आप पीछे बात कर रहे थे। क्या बनाना है? कार्बोनिक एसिड। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे कोई ना कोई अमीनो एसिड की बनी हुई प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन हो सकता है उसमें एक इस तरह का शेप हो और एक तो एक ही साथ बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे आइए और ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आ जाइए। अब आपको समझ में आएगी, देखो बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मुझसे ये पूछोगे सर ये बनाया क्या है आपने, पहले ये बता दीजिए। तो बच्चे मैंने एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, जिसने कौन सा स्ट्रक्चर ले रखा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ले रखा है। तो अब देखो कहानी क्या है, हो सकता है कि ये वाला CO2 इसके यहां बाइंड हो जाए, बात समझ आई, बैठ गया अंदर, और हो सकता है ये ऑक्सीजन यहाँ पे बैठ जाए, और फिर ये इन दोनों के बीच में क्या लगाएगा? एक बॉन्ड लगाएगा, खुद हट जाएगा, और उसने बॉन्ड लगा के कार्बोनिक एसिड बना दिया। मेरी बात समझ आई आपको थोड़ी सी? तो कहानी क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन, और वो प्रोटीन तभी बन पाती है जब वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ले ले। तो मुझे नहीं पता कि कोई प्रोटीन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, अरे कैसे भी बन सकती है, वो उसका नेटिव स्टेट होगा, वो उसका नेटिव स्ट्रक्चर होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे आप, चलो मैं ये हटा दूं या नहीं भी हटाता हूं तो चलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो बताइए मुझे टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह के बॉन्ड मिलेंगे? तो आपने कहा सर सबसे पहला तो भूलना ही नहीं है कि पेप्टाइड तो होगा ही होगा, पहली चीज ये आ गई निकल करके। कंफ्यूज मत हो जाना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पेप्टाइड तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना पेप्टाइड के तो बॉन्ड ही नहीं, बिना पेप्टाइड के तो अमीनो एसिड ही नहीं जुड़ेगा। लेकिन फिर आपने कहा सर भूलिए मत कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। फिर आप कहोगे सर कुछ और भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वंडरवॉल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। स्पेलिंग्स, मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, हो सकता है डब्ल्यू ना हो के वी हो, जो भी हो, वंडरवॉल इंटरेक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में आने का। हो सकता है सल्फाइड बॉन्ड भी लग गए हो, जिसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे, हो सकता है वो भी लग गए हो। तो देयर आर लॉट ऑफ बॉन्ड आर देयर,
बहुत सारे बॉन्ड आपस में आकर के एक प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, टर्शियरी। और ध्यान से सुनिए, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। देखिए ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बहुत है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स आर, और ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंड सभी प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से ही बनती हैं और ज्यादातर वो टर्शियरी स्ट्रक्चर लेती हैं। अब आपको समझ में आ गई कि मैं आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये रहा आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखो ये लिखा हुआ है कि एक बॉल की तरह एक ऐसा स्ट्रक्चर देगा जो 3D मॉडल की तरह लगेगा। तो अगर मैं इस पेपर को ऐसे देख लूं और मैं इसको ऐसे करके गोल कर दूं, तो अब मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर क्या टर्शियरी नहीं हो सकता? सोचो, जल्दी सोचो, क्या ये स्ट्रक्चर टर्शियरी नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि एक गोल बॉल की तरह दिख रहा है। और देखो इसके अंदर जो ये खांचे दिख रही है ना, देखो ये छोटी छोटी खांच दिख रही है, ऐसे गड्ढे दिख रहे हैं, यही वो गड्ढे हो सकते हैं जिनके अंदर कौन बैठ सकता है? अमीनो एसिड के अंदर, सॉरी इस गड्ढे के अंदर कौन बैठ सकता है? कोई ना कोई सबस्ट्रेट, जैसे CO2 हो सकता है या H2O हो सकता है। और अगर वो इसके अंदर बैठा तो वो यहां पर इसको एक कैटालिटिक रिएक्शन को चला सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो एक प्रोटीन है वो क्या हो सकती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकती है। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, और ये देखिए ये लिखा हुआ है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन की क्या हो सकती है, तो आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी आ सकती है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ सकती है। तो वो तभी आ सकती है जब वो प्रोटीन अपना क्या ले? टर्शियरी स्ट्रक्चर ले। आपको इतनी बात समझ में आ गई है? अब आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि सर टर्शियरी आपने पढ़ा दिया, तो अब एक चीज और है जिसको बायोलॉजिस्ट कंज्यूम अप करते हैं, और वो है चौथे नंबर पे, जिसे हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब सवाल ये आया कि सर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और समझा दीजिए। तो लॉजिक, समय नहीं लगेगा, लास्ट लेक्चर चल रहा है बस आपका, ये खत्म कहानी। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसके साथ में कोई दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर कोई तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर कोई चौथा टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि कई सारे अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर एक साथ मिले तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम लोग उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने 4 ही क्यों रखे? क्या 5 नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती है। 6 नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती है। 10 नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती है। कितनी भी सब यूनिट हो सकती है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या हो सकता है? क्या अल्फा स्ट्रक्चर हो सकता है? हाँ हो सकता है। उसी टर्शियरी के अंदर क्या बीटा प्रोटीन हो सकती है? हाँ हो सकती है। फिर वो कई सारे टर्शियरी आपस में मिल के क्या क्वाटरनरी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैंने ये 4 ही क्यों रखे? मैंने 4 इसलिए रखे क्योंकि मैं आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी ने किस पे बात की है बच्चे? हीमोग्लोबिन की बात की है, जिसमें से एक यहां पर आपके क्या रखना है? ग्लोबिन स्ट्रक्चर है। सॉरी, ग्लोबिन तो प्रोटीन हो गई, हीम स्ट्रक्चर है, और हीम के अंदर यहां पर आयरन रखा होता है। ये बात आपको सबको मोटे तौर पे पता है। अब मुझे बताओ, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है या 3 पॉजिटिव चार्ज है? अगर किसी ने ये बना दिया या बता दिया तो फिर से वो 5 रुपए की चॉकलेट खरीद के खा ले, पैसे मैं पेटीएम कर दूंगा। तो बताइए मुझे कि हीम के अंदर जो आयरन है वो फेरस में है या फेरिक में है? मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हैं या 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आप बताएंगे मुझे आंसर में। देखो कुछ तो बता भी रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कि क्या है। कुछ तो बता भी रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि हम लोग कहां पहुंच गए। हम लोग यहां आ गए। देखो ध्यान से, ये कह रहा है सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। इसका मतलब उसमें एक ही नहीं बल्कि मोर देन, ये देखिए 1 है, 2 है, फिर हो सकता है 3 है, ये 4 लग गई। समझ रहे हैं ना? इस तरह की सब यूनिट लगी हो सकती है। फिर इसने कहा द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स आर मैनेज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे लीनियर स्ट्रिंग ऑफ क्या हो सकता है? स्फीयर हो सकता है। स्फीयर अरेंज इन वन अपॉन टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और प्लेट एटसेट्रा। मतलब कुछ नहीं है, मैं सिंपल इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्फीयर है, उसके ऊपर दूसरा स्फीयर ऐसे आके लग गया, तीसरा ऐसे आके लग गया, चौथा ऐसे आके लग गया, बहुत सारे हो सकते हैं। यही सब मिलके क्या बनाएंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बनाया उसका एक एग्जांपल आप लोगों की एनसीईआरटी में दिया है। आप समझ सकते हैं कि अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। दीज 2 सब यूनिट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसका मतलब इनमें से एक होगी अल्फा, सामने वाली अल्फा, ये बीटा होगी और ये भी बीटा होगी। इसका मतलब 2 बीटा होंगी और 2 अल्फा होंगी। लेकिन ये चेन का नाम है। अब देखो कंफ्यूज मत हो ना, आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एक सामने वाली चेन है जो वो बीटा प्लीटेड शीट है, इधर वाली जो है वो अल्फा हेलिक्स है। ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 का नाम अल्फा है और 2 का नाम बीटा है। उस टर्शियरी चेन का नाम अल्फा है और बीटा है।
बात समझ गए। हालांकि उनके अंदर बीटा पिलीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो प्योर अल्फा हेलिक्स और बीटा पिलीटेड शीट नहीं है। आई थिंक बात आपको समझ आ गई है। तो आप देखिए, हैंस टू सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप और दो सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन मतलब HB कहते हैं। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई है। ये तीसरा लेक्चर था, कंफ्यूज मत होना। अभी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां 9 लेक्चर पूरे इसके अंदर मैंने पढ़ा दिए हैं। पढ़ा दिए हैं से मेरा मतलब समझे, मतलब मैंने अपने टैबलेट में रख रखे हैं। 9 क्लासेस पूरी होनी है। मेरा पूरा टारगेट है कि 9 क्लास लगभग लग जाएंगी, तो सारी की सारी आप लोगों को मिल जाएंगी, है ना। यूट्यूब पे हैं आप तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, अदरवाइज एप्लीकेशन वाले बच्चे तो हैं। हाँ, प्रणाम गुरु जी देखो बच्चे जाने लग गए। ये देखो 5 मिनट भी 1 मिनट भी रुकते नहीं है मेरे साथ में। अभी मैं नहीं गया हूँ और ये इन लोगों का जाना शुरू हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, याद रखेंगे हम तुम्हारी ये बेवफाई। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये आपका 3rd लेक्चर कंप्लीट हुआ बायोमॉलिक्यूल का। मिलते हैं आप लोगों को अगले लेक्चर में। बने रहिएगा, पूरा चैप्टर मैं यहाँ पे डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।